वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लेसन नंबर 15 में बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन और उसके बाद कौन कौन से लेवल पे बायोडायवर्सिटी हम लोग जेनेटिक लेवल पे, फिर स्पीसीज लेवल पे, इकोलॉजिकल लेवल पे, फिर हम लोगों ने ग्लोबल स्पीसीज डायवर्सिटी के बारे में भी पढ़ा। और उसके बाद लास्ट कल हम लोगों ने पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी पढ़ा। उसमें दो टाइप के पैटर्न हम लोगों ने पहले बोला था, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और लैटिट्यूडनल किस हिसाब से स्पीसीज डायवर्सिटी देखने को मिलती है। तो एज यू मूव फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर स्पीसीज डायवर्सिटी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा, मीन्स यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल स्पीसीज डायवर्सिटी घटेगी। ठीक है, तो दोनों तरीके से स्टेटमेंट आपको याद रखना है। पोल से इक्वेटर आते तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, ज्यादा स्पीसीज आपको देखने को मिलती है। और उस हिसाब से हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल भी देखे थे। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि कोलंबिया में 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड है, न्यूयॉर्क में 105 और ग्रीनलैंड में सिर्फ 56। इस हिसाब से हम लोगों ने पहला एग्जांपल देखा था। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था अमेजोन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन, जिनको मैंने आपको बोला था ग्रीन लंग्स हैं। उसमें बहुत सारे टाइप की स्पीसीज के कुछ डेटा दिए हैं। 40,000 स्पीसीज प्लांट की हैं, ज्यादा 40 से भी ज्यादा, 40,000 से भी ज्यादा प्लांट्स की स्पीसीज हैं। 3,000 से भी ज्यादा फिशिश की है, 1,300 भी ज्यादा बर्ड्स की है, 427 मैमल्स, 427 एम्फीबियंस, मतलब मैमल्स एंड एम्फीबियंस की स्पीसीज सेम है। 378 और 1,25,000 से भी ज्यादा इनवर्टिब्रेट, ये हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद इतनी ज्यादा वहां पे बायोडायवर्सिटी क्यों देखने को मिलती है, इतनी स्पीसीज रिचनेस क्यों है, उसके भी 3-4 हम लोगों ने रीजन डिटेल में डिस्कस किए थे। सबसे पहला है कि वहां पे टेम्परेट रीजन पे, ट्रॉपिकल को छोड़ के टेम्परेट रीजन पे, मतलब अवे फ्रॉम द इक्वेटर्स जो थे वो, वहां पे जो ग्लेशिएशन होता है, ग्लेशिएशन मैंने बोला देयर इज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, फिर वापस बनते हैं, फिर वापस पिघलते हैं। तो ग्लेशिएशन की वजह से जो स्पीसीज में इवोल्यूशन आना चाहिए वो इट विल टेक लॉन्गर टाइम। तो जितना ज्यादा टाइम लेगा उतना स्पीसीज डायवर्सिटी या डायवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज टेम्परेट एनवायरमेंट है, वो सीजनल होता है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो वहां पे जो नाइकी स्पेशलाइजेशन या बायोडायवर्सिटी है वो कम देखने को मिली। तीसरा है ट्रॉपिकल लेवल की बात कर रहे हैं। ट्रॉपिकल लेवल में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोलर एनर्जी ग्रेटर एक्सपोजर मिलता है, जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है एंड इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है तो ग्रेटर डायवर्सिटी। प्रोडक्शन मतलब होता है द ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो चीजें बनाते हैं उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। वो हम लोग इसके आगे के चैप्टर में इकोसिस्टम में है कि प्रोडक्शन किस तरह से प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन डिटरमाइन किया जाता है इकोसिस्टम में। ज्यादा सनलाइट है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, वाटर एंड रेनफॉल अवेलेबल ज्यादा है तो जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा प्लांट को उतना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा दैट मीन्स अ स्टेबल इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा जो पैटर्न देखने वाले हैं, मतलब बायोडायवर्सिटी और स्पीसीज रिचनेस की हिसाब से, पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। नाउ सेकेंड इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफर था, जर्मनी का था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू सर्टेन लिमिट। उसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। हम लोग एक ऐसा एरिया डिसाइड करें कि यहाँ पे कितनी स्पीसीज से देखे। फॉर एग्जांपल आप फॉरेस्ट में जाओ, 1 by 1 मीटर का एरिया का आप ले लो, उसमें आपको कुछ स्पीसीज देखने को मिलेगी। फिर और एरिया बढ़ाओ, ठीक है, उसमें आपको स्पीसीज रिचनेस मिलेगी। फिर बढ़ाते जाओ, एरिया बढ़ाते जाओगे तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती ही जाएगी।
लेकिन कब तक अर्थ खत्म हो तब तक, अर्थ के बाहर तो कहीं पे स्पीसीज है नहीं, ऐसा अब तक हम इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो वापस अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होती है कि कब इंक्रीज होती है, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड मोर एरिया, जितना एरिया ज्यादा लेंगे उतना स्पीसीज बढ़ती जाएगी, लेकिन अप टू सम लिमिट, कुछ लिमिट तक ये सीमित है। उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। दिस ग्राफ शोज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो छोटा सा एरिया लिया था तो थोड़ी स्पीसीज आई, फिर एरिया बढ़ाया तो और बड़ी स्पीसीज बढ़ती गई, एरिया बढ़ता गया, स्पीसीज बढ़ती गई, लेकिन एक लिमिट आ जाएगा, अर्थ का पूरा एरिया आप कवर कर लोगे, उसके बाद तो स्पीसीज स्टेगनेट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको एक ग्राफ मिलता है, जिनको मैथमेटिकल टर्म्स में y इज इक्वल टू mx प्लस सी ऐसा इक्वेशन है, जो आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहां पे जितना है उतना ही आपको याद रखना है। स्पीसीज रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया, स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया के बीच में जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो, और हम लोग लेंगे वाइड वेराइटीज ऑफ टेक्सा, उसमें सारी स्पीसीज ले लेंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं लेना है कि प्लांट लेना है, सारी स्पीसीज, जितनी ज्यादा वाइड वेराइटीज ऑफ टेक्सा आप लोगे तो अपीयर्स एज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपको याद रखना है। स्पीसीज रिचनेस और एरिया का जो ग्राफ है इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। आप फिजिक्स में पढ़ते हो इसको, लेकिन हम लोग यहाँ पे कैसे हाइपरबोला ने, क्या पैराबोला ने, कुछ नहीं, आपको ये चीज याद रखनी है। स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का जो ग्राफ आता है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसने बोला है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बोला है। जो भी बोला है वो सही बोला है। हाइपरबोला सही बोला है ये, कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे, एरिया का इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते जाएंगे तो स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ती जाएगी, बट अप टू द सर्टेन लिमिट। तो ये याद रहे, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का रिचनेस और एरिया के बीच में जो ग्राफ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन लॉगरिथम स्केल। अब इसको हम लोग लॉगरिथम स्केल पे अगर ले, लॉग स्केल पे, तो आपको पता है इसको मैं लॉग लगा दूं तो लॉग एस मतलब होता है स्पीसीज, सी मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई को कहां पे इंटरसेक्ट करता है, ए क्या है, एरिया। तो हम लोग इसको जब लॉगरिथम स्केल पे लेंगे तो लॉग एस, और शायद आप पढ़े होंगे मल्टीप्लीकेशन का प्लस हो जाता है लॉग में, तो लॉग सी प्लस जो स्क्वायर वाला है वो आगे आ जाता है, प्लस जेड लॉग ए, शायद ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़े, लेकिन इतना ज्यादा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये दो फॉर्मूला और एक ग्राफ का टाइप किसके बीच में है, स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। और लॉग स्केल पे हम लोग जब उसको प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है, उसको हम लोग इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है इक्वेशन लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, वेयर एस इज द स्पीसीज रिचनेस, सी इज द वाई इंटरसेप्ट, जेड इज द स्लोप एंड ए इज द एरिया। जेड इज द स्लोप भी हमको यहाँ पे ज्यादा डिटेल में मैथमेटिकल टर्मिनेशन है कि कितना स्लोप आएगा। फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके ऊपर की लाइन जो कितनी स्लोप है, ये बहुत स्टीपर स्लोप होता है, ये बहुत बोलते हैं ना हम लोग, कितना, हम लोग गुजराती में ऐसे बोलते हैं ढाल कितना है, तो यहाँ पे हम लोग जेड मतलब होता है इट इज द स्लोप, कितना स्लोप है मतलब किस तरह से है, ठीक है। अगर इतना है तो ज्यादा स्लोप है, इतना है तो कम स्लोप है, बिल्कुल कम स्लोप है, और बिल्कुल पैरेलल है तो जीरो स्लोप है ही नहीं, तो हम लोग वो उसमें जाएंगे नहीं। लॉगरिथम स्केल पे स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है। और वैल्यू ऑफ जेड मीन्स होता है अभी मैंने बोला स्लोप, तो जेड की वैल्यूज है हमेशा 0.1 to 0.2 रहती है, इरिस्पेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ एरिया। आप जैसे जैसे जेड का बढ़ाते मतलब स्लोप बढ़ता जाएगा, स्लोप हमेशा
0.1 टू 0.2, जब आप छोटे एरिया से स्टार्ट करते हैं तो की बात करें। अगर बहुत बड़ा एरिया लोगे लाइक अ कॉन्टिनेंट, फॉर एग्जांपल एशियन कॉन्टिनेंट, तो जेड की वैल्यू आपको 0.6 और 1.2 के बीच में मिलती है। कैलकुलेटेड है, ज्यादा सोचना नहीं है, जितना है उतना आपको याद रखना है। बाद में जब 12th खत्म हो जाए उसके बाद ये कैलकुलेट घर पे करते बैठना कि भाई ये कैसे आता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ याद रखना है। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, एरिया बढ़ाओ स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, उसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। अगर उसको लॉग स्केल पे लेंगे तो स्ट्रेट लाइन आता है, जिसको हम लोग एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log s is equal to log c plus z log a, where s is a species richness, c is a y intercept, z is a slope and a is the area। log स्केल पे अगर हम लोग लेंगे तो स्ट्रेट लाइन आती है और z की वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ एरिया से, छोटे एरिया से स्टार्ट करोगे तो 0.1 टू 0.2 ही आती है, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो भी यही वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर आप बड़े एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पूरा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करोगे तो जेड की वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी, 0.06 टू 1.2 ऐसा। चलो ये जब हम लोग स्मॉल स्केल पे लेते हैं तब से बात करें, शायद बहुत बड़ा एरिया 2 कॉन्टिनेंट ले लो तो ऐसा हाइपरबोला भी नहीं आ सकता, क्योंकि पहले से ही आपको यहां से स्पीसीज रिचनेस यहां से ही मिलेगी, तो यहां से सीधी स्ट्रेट लाइन आ सकती है, थोड़ा सा बहुत स्लोप मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वो याद रखना है। बस इतना है। उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या इंपोर्टेंस है, क्यों स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा चाहिए। जैसे हमारे हैबिट के हिसाब से खाने की बात हम लोग करते हैं तो ज्यादा वैरायटीज का जो खाना होता है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सबको पता नहीं अपनी अपनी पसंद की सारी डिशेस उसको मिल जाती है, तो कोई भूखा लौटता नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि वहां पे सिर्फ कोई एक ही टाइप की डिश है तो शायद किसी को ना पसंद हो। फॉर एग्जांपल करेले की सब्जी हो और रोटी हो तो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते करेले, तो भूखे रह जाएंगे। तो इंपोर्टेंस हमारे लिए क्या है इकोसिस्टम का, सेम इंपोर्टेंस यहाँ पे ही है। डेविड टिलमैन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि जिस कम्युनिटी में और जिस एरिया में ज्यादा स्पीसीज होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू द कम स्पीसीज। ठीक है, ये याद रहे। डेविड टिलमैन, कम्युनिटीज विथ मोर स्पीसीज टेंड्स टू बी मोर स्टेबल देन द लेस वन। जिस कम्युनिटी में और जिस एरिया में कम स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है। ज्यादा स्टेबल मतलब वो कभी भी वैनिश हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि इतनी ज्यादा स्पीसीज है, 2-3 स्पीसीज मर भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे 2-3 स्पीसीज ही है। अगर 2-3 स्पीसीज मर गई तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी और हम लोग बोल सकते हैं कि वहां का बायोस्फीयर खत्म हो जाएगा, सिर्फ बायोटिक फैक्टर बचेंगे। तो इस तरह से डेविड टिलमैन का जो ये स्टेटमेंट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि कम्युनिटीज विथ मोर स्पीसीज tends to be more stable than the community with a less species। तो एक खास आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबल कम्युनिटी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये बताती है कि इकोसिस्टम स्टेबल है या कम्युनिटी स्टेबल है। उसके कुछ 3-4 ऑब्जर्वेशन है वो हमको याद रखने होते हैं। तो सबसे पहला रीजन है और कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेबल कम्युनिटी की, प्रोडक्टिविटी स्टेबल होनी चाहिए। ईयर टू ईयर प्रोडक्शन जो होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सनलाइट, फॉर आप सोच सकते हैं ये छोटा सा पौधा है और ये एक ही ऐसी चीज है जो क्या करती है, यहां से जो सूरज भैया है उससे निकलने वाली जो भी एनर्जी है उसको सिर्फ ट्रैप करने का काम फोटो ऑटोट्रॉप्स करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट मेक्स द अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी टू द अवेलेबल इन टू द अवेलेबल फॉर्म।
अगर हम लोग धूप में खड़े रह जाएंगे तो सन से निकलने वाली जो एनर्जी हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये प्लांट है जो अनअवेलेबल फॉर्म हमारे लिए, जितने भी एनिमल हैं वो उनके लिए ये प्लांट सोलर एनर्जी को अवेलेबल करता है बाय प्रोड्यूसिंग, जिनको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर। फोटोसिंथेसिस आप डिटेल में पढ़े हो, तो ये ट्रैप करेगा जितना भी फोटो सिस्टम में प्रोड्यूस करेगा वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ठीक है, तो इस प्लांट को कोई खाएगा, फॉर एग्जांपल ये 2 पत्ते खा गई बकरी, तो बकरी के पेट में गया, तो इस तरह से इन्होंने जो बनाया था बायोमास वो ट्रांसफर हुआ, फिर बकरी को शेर ने खाया, शेर को गीद ने खाया, और फिर गीद मर गया या फॉक्स मर जाता है तो उसको डिकम्पोजर्स खा जाते हैं। तो इस तरह से एनर्जी फ्लो होती है यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, एक ही डायरेक्शन। शेर ने जो बकरी को खाया है तो बकरी वापस शेर को, मतलब शेर वापस बकरी को नहीं एनर्जी दे सकता है। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में वो यूनिडायरेक्शनल है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो पर ईयर टू ईयर जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हो कि इस साल आपके एरिया में 50 मतलब डेजर्ट में आप रह रहे हो और 50 प्लांट है, लेकिन बारिश नहीं हुई, क्या होगा? 50 में से 30 भी नहीं बचेंगे, 20 बचेंगे। अब वो क्या प्रोडक्टिविटी? तो आप देखो 50 थे तो कितना प्रोडक्शन करते थे, अब घट गए तो कितना प्रोडक्शन कम हो गया। तो उस पे रहने वाली दूसरी भी जो स्पीसीज है वो वैनिश हो जाएगी या वहां से चली जाएगी। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी अप एंड डाउन हो। प्रोडक्टिविटी शुड बी स्टेबल ईयर टू ईयर। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेबल कम्युनिटी के लिए। सेकेंड, रेजिस्टेंस टू नेचुरल एंड मैन मेड डिस्टर्बेंस, या इंसान ने बनाया या नेचुरल जो भी डिस्टर्बेंस आते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, या फिर आप ड्रॉट या हैवी रेन मतलब फ्लड, तो इन सब से वो रेजिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो डिस्टर्ब होते ही नहीं, अपने आप की स्टेट मेंटेन कर दे, कितना भी जबरदस्त जोक कोई मार दे वो बिल्कुल टस का मस्त नहीं होगा, बिल्कुल मुंह पे उनको स्माइल नहीं आएगी, आपको जाके चिपकानी पड़ेगी, तब पता चलेगा हाँ ये हंस रहा है। ठीक है, अंदर से भी नहीं चेंज होने देगा, बाहर से भी नहीं चेंज होगा। दैट मीन्स हमारे जितने भी स्पीसीज हैं वो चाहे नेचुरल या मैन में डिस्टर्बेंस आए, बहुत पोल्यूशन बढ़ जाए तो भी बस एंजॉय करना चाहिए। तो रेजिस्टेंस टू नेचुरल एंड मैन मेड डिस्टर्बेंस बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरा, नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू द इन्वेशन बाय एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज मतलब ऐसी कोई स्पीसीज नहीं जो मंगल ग्रह से आएगी। ठीक है, तो एलियन हम लोग सोचते हैं मंगल से कोई वहां से कोई स्पीसीज आए उससे नहीं डरना चाहिए, ऐसा नहीं है। इन्वेशन बाय एलियन स्पीसीज मतलब बाहर अमेरिका का या जिंगोबा बाइलोबा, ठीक है, एक चाइनीज प्लांट है जिंगोबा बाइलोबा, तो उनको अगर हम लोग यहाँ पे अमरेली में लाके फिर अमरेली की भेड़ खिलाएंगे, चक्का बनी भेड़ के, तो बहुत उसी को हम लोग एलियन स्पीसीज बोलते हैं। तो वो जो हमारे यहाँ की स्पीसीज है वो बाहर की जो इन्वेजिव स्पीसीज है उससे डरना नहीं चाहिए, उसके कंपटीशन करके उसको मात दे देनी चाहिए। हालांकि ये पता चला कि जिंगो बाइलोबा आया, अमरेली के जितने भी आजू बाजू के प्लांट थे उन सबको वो हरा दिया, मतलब वहां से वो वैनिश हो गए। ऐसे प्लांट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो प्लांट है इट इज रेजिस्टेंस टू इन्वेशन बाय एलियन स्पीसीज, बाहर की स्पीसीज से भी जो भी एलियन स्पीसीज है उनको मार देके रेजिस्ट करना चाहिए, अपना कंडीशन मेंटेन और अपनी जो अवेलेबिलिटी है वो मेंटेन रखना चाहिए। नेक्स्ट इज, मैंने कल आपको डिस्कस किया था, यही है पॉल एरलिच रिवर पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, रिवेट हम लोग स्क्रू को बोल सकते हैं, पॉपर उसको निकालने का मतलब रिवेट को निकालने का जो स्क्रू ड्राइवर जिनको हम लोग बोलते हैं या इंस्ट्रूमेंट जो बोलते हैं। और एक उन्होंने पॉल एनरिच ने एक हाइपोथेसिस दिया है कि इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस। तो कितना इंपोर्टेंस है कोई भी स्पीसीज का इस अर्थ पे, बायोडाइवर्सिटी पे जिंदा रहना। तो उन्होंने बताया कि इकोसिस्टम एक एरोप्लेन है, मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बता दिया था, सिर्फ रिवीजन हम लोग कर रहे हैं उसमें।
इकोसिस्टम एक एरोप्लेन है और इसमें जो भी स्पीसीज है वो रिवेट है ऐसा मानेंगे, जो एक दूसरे को जकड़ के ज्वाइनिंग करके हुए पूरा इकोसिस्टम बनाया है। ठीक है, तो इकोसिस्टम इज अ प्लेन, एरोप्लेन, और उसमें जितनी भी स्पीसीज है वो सारी रिवेट है, ज्वाइनिंग ऑल पार्ट्स टुगेदर, सारी एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर इफ एवरी पैसेंजर, जितने भी पैसेंजर हैं, पैसेंजर मतलब हम लोग शैतान लोग, जितने भी पैसेंजर हैं, पॉप्स रिवेट टू टेक होम, घर पे हम लोग रिवेट लेके जाए, मतलब देयर इज अ रिजल्टिंग इन द स्पीसीज एक्सटिंक्शन। स्पीसीज को अगर एक्सटिंग करते जाए, एक एक इंसान एक एक स्पीसीज मारता जाए, या एक एक कंट्री एक एक मारता है, स्पीसीज को खत्म करता जाए, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी इनिशियली। शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आपने ऊपर की कोई जो रखने की, विंडोज रखने की वो निकाल दी, कुछ बाजू में से रिवेट निकाल दिया, लेकिन प्रॉपर इकोसिस्टम फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम इनिशियली नहीं होगा। लेकिन कुछ वक्त के बाद मोर रिवेट आर रिमूव्ड, द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक एंड फेटल टू द लाइफ ऑफ अदर स्पीसीज। शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में लॉन्ग टाइम में आपने सब रिवेट निकाल दे जाएंगे तो फ्लाइट डेंजर में आ जाएगी और शायद एरोप्लेन क्रैश होकर नीचे भी गिर सकता है, जो डेंजरस हमारे लिए तो है ही है, लेकिन जितनी भी स्पीसीज अर्थ पे है उसके लिए भी खतरा हो सकता है। So we have today explained species area relationship, that is the pattern of second pattern of biodiversity, and importance किस तरह से है उसमें दो चीज नाम याद रखना। टिलमैन ने ऐसा बोला है कि ज्यादा स्पीसीज मोर स्टेबल, और पॉल एमरिच रिवर पॉपर रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, दैट इज एरोप्लेन वाली चीज है। तो पॉल एरलिच याद रखना, टिलमैन याद रखना, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट।